मामले पर बीजेपी बंगाल की ममता सरकार पर लगातार हमला कर रही है और विपक्ष की एकजुटता पर चुटकी ले रही है। संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? और the constitutional mechanism in the state of Bengal, West Bengal has completely collapsed, and therefore not only that the chief minister is sitting on dharna on the street, and who is in the dharna? Police officers, DG, ADG, police commissioner in plain clothes, they are on dharna. धरने पर कौन बैठा है? डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर। क्या सरकारी अधिकारियों को धरने पर बैठना कौन सा नियम है? और मुख्यमंत्री धरना देके बैठे एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, राजदार को बचाने के लिए, जिसे चिटफंड घोटाले के राज मालूम है। देखिए, भ्रष्टाचार के समर्थन में दीदी की दादागिरी है ये, और देश के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना होगी कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, अराजकता और उद्दंडता की पराकाष्ठा कर रहा है। उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है कि एक सेंसिटिव स्टेट, सीमा से सटे हुए स्टेट की मुखिया सुरक्षा बलों से बगावत की गुहार कर रही हैं, बगावत के लिए उकसा रही हैं, और वो भी भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को बचाने के लिए। आज की तारीख में जो सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये अभी तक होता था क्रांति अगेंस्ट करप्शन, आज जो है वो क्रांति फॉर करप्शन, और ये करप्शन के लिए क्रांति जो ममता बनर्जी साहिबा और उनके साथ कई उनके साथी संगी जो जिनके की गले घोटालों और भ्रष्टाचार से की फंदे में फंसे हुए हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं। Why did CBI have to go without a warrant? That I can't comment about what the court says. What I'm saying is, for corruption we all must stand united. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, करप्शन में हम लोग सब मिलकर लड़े। करप्शन हमारा देश के लिए बहुत ही भयानक बीमारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है दीमक की तरफ खा रहा है देश को। तो करप्शन के खिलाफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं। हालांकि इन बयानों के बीच की सच्चाई क्या है ये भी जरा हम आपको बता दें। ये जो भ्रष्टाचार की बातें हो रही है, नैतिकता की बातें हो रही है, तो मुकुल रॉय के नाम पे नैतिकता कहां चली जाती है? क्योंकि मुकुल रॉय वो शख्स हैं जो कभी ममता बनर्जी के सिपह सलार हुआ करते थे, लेकिन जब वो बीजेपी गंगा में डुबकी लगा चुके हैं तो पाक साफ हो गए हैं। शारदा चिटफंड मामले में उनका भी नाम शामिल था, लेकिन फिलहाल कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को बीजेपी की साजिश करार दे रही है और इस घटना की निंदा भी कर रही है। और दूसरे ऑफिसर्स भी हैं। अपने कानून के तहत सभी लोग काम करना, किसी की दबाव में आकर अगर काम करेंगे तो डेमोक्रेसी में सभी संस्थाएं खत्म हो जाएगी और कल एक दूसरे के ऊपर ऐसी ही जो यानी वेंडेटा पॉलिटिक्स चलेगा, तो ये ठीक नहीं। सीबीआई को वो काम करने चाहिए जो नहीं भी कर रही। राफेल का तो काम कर नहीं रही, लेकिन ममता को जरूर डिस्टेबलाइज करेंगे। अरे भाई, एफआईआर डालिए ना राफेल पे। हाँ, जरा प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो कैसे उन्होंने 36 राफेल खरीदे थे बिना तय किए हुए कि क्या किस दाम पे खरीदेंगे। और जब प्रेसिडेंट ओलॉन ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि किसी एक व्यक्ति के और किसी एक कंपनी को काम दीजिए, तो क्यों कहा था ये बताएं ना, तो उस पर सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। वो एडवेंचरिज्म नहीं हो। My concern very much is an issue of states' rights. Normally, it's the state government or the state chief justice who can refer a case to the CBI. Here, the state government says, we don't need you, we're handling the matter ourselves. So there's a real question as to on what basis the CBI has shown up in Calcutta and is apparently imposing itself
upon the state government as well in this manner. I think that, as you know, my party has supported the state government at this moment of apparent unconstitutional aggression. And we're going to have to wait and see. Unless the Supreme Court comes up with a different approach, it seems to me that the rights of the states to accept or reject CBI involvement in a case is being seriously challenged and compromised. तो जहां विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर अभी तक संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाती आ रही थी, अब इस घटना के बाद से विपक्ष के हमले और भी तीखे और तेज हो चुके हैं। In this country, even central and state government, they have work responsible role. I think central government must behave properly and take the confidence of state governments. In that, actually, present central government, they are misusing the constitutional institutions. This is not good. वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कई प्रदेशों में इस तरह का सुनने को और जानने को मौका मिला है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया है, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार मिलकर के सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, देश के सभी राजनीतिक दल लगभग यही कह रहे हैं। सोचिए, देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए उनकी भाषा कैसी है। अगर कोई हम बात अपने पक्ष में रखें और कुछ विचार रखें, तो उसमें अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, जो पेड एक्टिविस्ट हैं, पेड वॉलंटियर्स हैं, उनकी भाषा देखिए। आपको चोर बोल रहे हैं, आपको तमाम ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ममता जी के सरकार के साथ जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और इस देश में जो भी इस देशभक्त है, जो भी भारत के बारे में जरा सा भी सोचता है, उसी को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और ममता जी के साथ खड़ा होना चाहिए पूरे देश को। और देश खड़ा है, आज पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हो रही है और मोदी और शाह की जोड़ी को इस बार चुनाव में उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो कुछ दिनों से खामोश रहने वाले नीतीश कुमार भी आज इस मसले को लेकर बोल उठे। क्या कुछ कहा, वो भी हम सुनवाने की कोशिश करते हैं। आजकल जो देश की स्थिति है और चुनाव बहुत नजदीक है, अभी आप समझ लीजिए कि मार्च फर्स्ट वीक या जब भी इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा इलेक्शन का और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो इस बीच में आप समझ लीजिए लगभग एक आध महीना तरह तरह की चीज होती है। तो एक महीना जो अभी देश का माहौल बना है, जिस तरह से कटुता और तनाव का माहौल बना है, उस माहौल में अभी कुछ भी हो सकता है। सब चीजें तो जो कुछ भी करते हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। हमारी आदत नहीं है कमेंट करने की। सब लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं, हम लोग अपने ढंग से काम करते हैं, चाहे वो संवैधानिक व्यवस्था हो, कानूनी व्यवस्था हो और जो अच्छी परंपरा वाली व्यवस्था हो, उसको अपना कर हम लोग चलते हैं। लेकिन कौन क्या करता है उस पर हम कमेंट नहीं करते, इसलिए कि सबका अपना अपना काम करने का तौर तरीका है, वही एक्सप्लेन करें। हालांकि जो बवाल आज पश्चिम बंगाल में है, सीबीआई एक्शन के बाद इसी तरीके का बवाल मचा था बिहार में भी, जब लालू प्रसाद पे एक्शन हुआ था और नीतीश कुमार की राहें आसान हो गई थी बीजेपी के साथ जाने के लिए। और यही वजह है कि शायद वो मुखर होकर इस मसले को लेकर बोल भी रहे हैं। चलिए अब आपको अभी तक के पूरे घटनाक्रम के बारे में समझाते हैं कि दरअसल कहां से ये कहानी शुरू हुई और क्या कुछ हुआ। तो कब क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। जहां कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जावेद शमीम ने लाल बाजार इलाके में मीडिया को संबोधित किया। 4:50 पे तथागत वर्धन के नेतृत्व में सीबीआई की टीम आगे बढ़ी और वो पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची। तो सीबीआई की टीम को जबरन वैन में भरकर शेक्सपियर सरनी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके शीर्ष सुरक्षा सलाहकार पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर पहुंचे। कोलकाता पुलिस और सॉल्टलेक पुलिस के अधिकारी निजाम पैलेस सॉल्टलेक पहुंचे और इसके अलावा आयुक्त के घर के बाहर आई ममता बनर्जी और संबोधित किया मीडिया को।
उनके साथ कमिश्नर और राजीव कुमार भी धरने पर बैठ गए, जो फिलहाल कमिश्नर है वहां के। तो सीबीआई के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने छोड़ दिया। रात 9 बजे की स्थिति है। पुलिस टीम कोलकाता में सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को गिरफ्तार करने उनके घर पर पहुंची। तो कब क्या हुआ ये हम आपको अपडेट करें। रात 9 बजे की स्थिति रही। रात भर ममता बनर्जी का धरना जारी रहा। सुबह के 5 बजे तक वो धरना पे रही। हालांकि कुछ देर के लिए वो बाहर निकली और फ्रेश होने के बाद वो एक बार फिर से आकर धरना पे तकरीबन 8 बजे वो बैठ गई। तो संविधान बचाओ धरना फिलहाल उनका जारी है और अब कहा यही जा रहा है कि इस लड़ाई में 2019 को लेकर ख्वाब देखा जा रहा है। मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठी है फिलहाल ममता बनर्जी और एक बार फिर से इतिहास को दोहरा रही है, क्योंकि 12 बरस पहले भी वो यहीं बैठी हुई थी और सियासत में लंबी लकीर खींची थी उन्होंने अपने लिए और इस तरीके से उभरी थी ममता बनर्जी, जो बंगाल में फिलहाल पहली पसंद है। और आज के दिन की स्थिति हम बताते हैं, जहां सीबीआई की याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। कल इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। तो ममता बनर्जी वर्सेस सीबीआई की ये लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर वो बला है क्या जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है, यानी शारदा चिटफंड घोटाला। साल 2013 में सुर्खियों में आया शारदा चिटफंड घोटाला। कंपनी की शुरुआत 2008 में हो चुकी थी, लेकिन 13 में ये सुर्खियों में आया और 2011 से ममता बनर्जी वहां पे सरकार में है। तो क्या है शारदा चिटफंड घोटाला, ये हम अपडेट करें। घोटाले में करीब 40,000 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। शारदा चिटफंड ग्रुप के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप्त सेन पर है बड़ा आरोप और कार्रवाई भी की जा चुकी है। शारदा चिटफंड ग्रुप के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप्त सेन पर यह बड़ा आरोप लग रहा है। कई स्कीमों के जरिए बंगाल और उड़ीसा के करीब 14 लाख निवेशकों से पैसा जुटाया गया मनमाने तरीके से। तो शारदा चिटफंड घोटाला जो कि बहुत पुराना मामला है, ईडी अब तक शारदा की 6 संपत्तियों की कुर्की कर चुका है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिथुन चक्रवर्ती शारदा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने दूरी बना ली थी। जैसे ही ये स्कैम बाहर आया था उसके बाद उन्होंने दूरी बना ली। कंपनी से लिए गए 1.20 करोड़ रुपए पहले ही ईडी को सौंप चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो कि वो ब्रांड एम्बेसडर थे। तो उन्हें ये पैसे दिए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने लौटा दिया था। तो जिस पुलिस कमिश्नर के घर पर सीबीआई के छापे से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा चुकी है, आखिर वो हैं कौन, चलिए हम आपको ये भी बताते हैं। तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं राजीव कुमार। बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद है राजीव कुमार। और राजीव कुमार 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस हैं। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में इन्हीं के कंधे पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं। लेकिन पूरा प्रोफाइल इनका क्या कहता है ये हम आपको बता रहे हैं। जानकार तो इनके बारे में ये भी कहते हैं कि जब ममता बनर्जी विपक्ष की नेता हुआ करती थी उस वक्त उनकी फोन टैपिंग का इन पे आरोप लगा था, लेकिन बाद में जब सीएम सत्ता में आई, ममता बनर्जी सत्ता में आई, तो ये सबसे भरोसेमंद और सबसे तेज तरार ऑफिसर ममता बनर्जी के बेहद करीबी हो गए। और आज ये स्थिति है कि ममता बनर्जी फिलहाल इन कमिश्नर को बचाने के लिए या इनके ऊपर सीबीआई की कोई आंच न आए, इसके लिए खुद धरना पे बैठ चुकी है। पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य के बीच जो टकराव देखने को मिल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। बीजेपी ने प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जबरदस्त तैयारियां की है और अब उन तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। उधर ममता बनर्जी की भारत की सियासत में फाइटर राजनेता मानी जाती है, जिन्होंने अकेले दम पर, अपने दम पर वामपंथियों के शासन को उखाड़ फेंका था। लिहाजा अब दोनों ही दलों में आर पार की लड़ाई ठन गई है। ममता बनर्जी से केंद्र का सीधा टकराव। लंबा है बीजेपी और टीएमसी में अदावत का सिलसिला।
16 नवंबर 2018 को ममता ने सीबीआई को प्रदेश में जांच से रोका। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और पश्चिम बंगाल में सीबीआई को जांच करने से रोक दिया। नियमों के मुताबिक सीबीआई को राज्यों में जांच का अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए उसे राज्य की इजाजत की भी जरूरत है। 6 दिसंबर 2018 को ममता ने बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी। ममता बनर्जी की सरकार ने प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का दावा देते हुए बीजेपी को रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी। फैसले के खिलाफ बीजेपी ने हाईकोर्ट का रुख किया। सिंगल बेंच से राहत मिली, लेकिन डिवीजन बेंच ने फैसले को पलटा, जिसके बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ जनसभा और रैलियों की इजाजत मिली। 29 दिसंबर 2018 को ममता ने डेटा शेयरिंग से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सभी विभागों से कह दिया कि वो केंद्र के साथ डेटा शेयर न करें। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य को नियंत्रित करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कर रहा है और ये संघीय ढांचे में दखल है। ममता सरकार ने आयुष्मान भारत समेत केंद्र की कई योजनाएं भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की। यूपी के सीएम योगी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गणतंत्र बचाओ रैली होनी थी, लेकिन ममता सरकार ने पूर्व सूचना के बगैर योगी के हेलीकॉप्टर को उतारने की मंजूरी रद्द कर दी। इसके चलते सीएम योगी रैली में नहीं पहुंच पाए। इसके बाद योगी ने फोन के जरिए लोगों को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।